नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र में आज महायुति सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस बतौर सीएम तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वो जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया है, उन्होंने एक बार फिर पेंच फंसा दिया है और बीजेपी के लिए एक ऐसी उलझन खड़ी कर दी है जिसमें अब समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी ने ये जो बड़ी जीत हासिल की है और इस जीत के बूते सरकार बनाने का जो दावा उसने पेश किया आज जब वो शपथ ग्रहण होने जा रहा है, ऐसे में बीजेपी अपनी सरकार को 5 साल भी पूरी तरह से चला पाएगी या नहीं चला पाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे एक बार फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि 23 तारीख को जब से नतीजे आए उसके बाद से महाराष्ट्र में कभी हां कभी ना वाला मामला चल रहा है। एकनाथ शिंदे बार बार रूठ रहे हैं, उनको मनाने की कोशिशें हो रही हैं, वो अलग अलग तरह से शर्तें सामने रख रहे हैं, उनकी बहुत सारी जो दबाव है वो उनके काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन दबावों की वजह से, इन शर्तों की वजह से एकनाथ शिंदे के टेंट्रम्स यानी जो नखरे हैं उनकी वजह से पूरे 11 दिन से ज्यादा 12 दिन हो गए, आज जाकर शपथ ग्रहण होने जा रहा है। बीजेपी को इतना वक्त लग गया सरकार बनाने में, ये बीजेपी के लिए एक शर्मिंदगी का विषय तो बन ही गया था और अब जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने एक ये नया पेच फंसा दिया है, नया पेच ये है कि आज ये समझ ही नहीं आ रहा कि एकनाथ शिंदे आज डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। आप अभी इस समय जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये कल की है, जब देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, इन तीनों ने, महायुति के तीनों दलों के नेताओं ने ये बताया कि हम सब एक हैं, हम एक हैं, हम सेफ हैं, हम महाराष्ट्र को एक सेफ सरकार देंगे। कुछ इस तरह के हल्के फुल्के माहौल में ये इन्होंने दावा किया। राज्यपाल के पास पहुंचे, राजभवन गए, वहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन अजित पवार का मुख्यमंत्री बनना तो तय था। एकनाथ शिंदे ने उन पर चुटकी भी ले ली थी कि आप तो भाई सुबह शाम कभी भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे से जब सवाल किया गया कि आप इस सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्या है। और जल्दी का मामला ऐसा फंसा हुआ है कि अब से, जबकि 3 घंटे रह गए हैं, मेरा ख्याल है 5 बजे से शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है, अभी 2 बज रहे हैं और 3 घंटे रह गए हैं, लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि एकनाथ शिंदे क्या करने वाले हैं। क्या वो डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे या सरकार में शामिल नहीं होंगे या उनकी तरफ से कोई और नेता आएगा, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट के अलग अलग नेताओं के दावे भी हैं। कोई कह रहा है कि अगर शिंदे नहीं बनते डिप्टी सीएम में तो हम में से कोई भी सरकार में शामिल नहीं होगा। कोई ये कह रहा है कि हम जा रहे हैं उनके घर और हम उनको मनाएंगे। कोई ये कह रहा है कि हमें मोदी शाह के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। तो शिंदे गुट में भी अब अलग अलग आवाजें उठने लगी हैं और जाहिर है ये सब एकनाथ शिंदे के दिमाग की ही उपज ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये जो पेच फंसाया है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि कुछ भी हो जाए सीएम तो वही बनेंगे। आखिर केवल 2.5 साल के लिए तो सीएम बनने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बगावत नहीं की थी, लेकिन जैसा कि संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे का एरा, उनका युग जो है वो खत्म हो गया है, वो केवल 2.5 सालों के लिए थे और बीजेपी ने उनको भरपूर इस्तेमाल कर लिया, अब जो है उनको हटा दिया है। तो एकनाथ शिंदे क्या इस समय बीजेपी से बदला लेने के मूड में हैं या वो बीजेपी में सरकार में शामिल होकर बाद में गच्चा देने के मूड में हैं? क्या कुछ चल रहा है एकनाथ शिंदे के मन में, ये तो इस समय समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक बड़ी उलझन बीजेपी के सामने खड़ी कर दी है। और इस बीच एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं संजय शिरसाट, उनका एक बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जिद करेंगे शिंदे साहब से कि आप सरकार में शामिल हो, क्योंकि खबर थी कि एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल नहीं होना चाहते, डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, वो या तो गृह मंत्रालय रखना चाहते हैं या शहरी विकास मंत्रालय रखना चाहते हैं। और इससे पहले भी उनकी इच्छा ये थी कि वो राज्य भर में घूमकर दौरा करें, और दौरा क्यों करें ये भी एक बड़ा सवाल है। शायद इस वजह से कि वो अपना जो आधार है और मजबूत करना चाहते हैं, ताकि बीजेपी को ये बता सके
कि आपकी जो सत्ता है वो मेरी वजह से है। लेकिन अभी एकनाथ शिंदे फिलहाल महाराष्ट्र के दौरे पर तो नहीं निकले हैं, लेकिन उनके घर वर्षा जो उनका बंगला है वहां पर शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। और इस संबंध में संजय शिरसाट जो बीजेपी शिंदे गुट के विधायक हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुनिए और खुद समझिए कि क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में इस समय। सुनते हैं संजय शिरसाट को। एकनाथ शिंदे साहब को हमने जो रिक्वेस्ट की है वो हमारी बात मानेंगे जरूर। आज वो डीसीएम साहब पद की शपथ लेंगे, ये हमें विश्वास है। आप लोग में से अगर वो नहीं लेते हैं तो आप लोगों ने कहा हम में से कोई विधायक डीसीएम पद की शपथ नहीं लेगा, क्योंकि हमारे नेता वो है और हम सभी विधायक चाहते हैं कि वही शपथ ले। हमारी ये जिद है। हम चाहे तो उसको क्या कहते हैं, हम बलजबरी उनको मनवाना चाहते और वो हमारी बात मानेंगे, ये हमें जानते। सर, आपने कहा कि पॉलिटिक्स में सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए, 1 घंटे के बाद बताएंगे। आप लोग कह रहे हैं कि क्या होगा फैसला, क्या कहना चाहिए? देखो, अब हम जा रहे हैं सीएम साहब के पास, एकनाथ शिंदे साहब के पास, और उनको मनवाएंगे भी लेंगे और शपथ के लिए तैयार भी करेंगे और उनके शपथ के वक्त हम सब उपस्थित भी रहेंगे। सर, एनसीपी ने जो पत्र छापा है उसमें एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है इनविटेशन में, क्या कहना चाहिए? अरे वो उनके पार्टी लेवल का इनविटेशन है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या देना है वो उनके जानते हैं। और हमने जो छापा है वो ओवरऑल सबका मिलकर छापा है, हमने महायुति बोल के छापा है, इसलिए पार्टी लेवल पे क्या छापना चाहिए वो उनका राइट है। सर, आखिरी सवाल, आप लोग सभी जा रहे हैं अभी एकनाथ शिंदे जी को मनाने के लिए वर्षा में, क्या कहना चाहेंगे? हम सब जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे साहब से हमारी लगातार बात भी हो रही और मुझे लगता है कि वो हमारी बात मानेंगे। हम उतना जिद उनके पास कर सकते ये और वो मानते भी है, ये हमारा पूरा अनुभव है। नेता जिसने रैपो बना के रखा है, नेता जिसने 2.5 साल काम किया है, नेता जिसने सबके दिलों में अपना घर बनाया है, वो हमारे दिल को नहीं तोड़ेंगे, इतनी हमें उम्मीद है। तो ये थे संजय शिरसाट जो ये कह रहे हैं कि वो हमको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सबके दिलों में अपना घर बनाया है और हमारी जिद वो मानेंगे और हम उन पर थोड़ी जबरदस्ती करेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी जबरदस्ती कर लें कि नौबत महाराष्ट्र में आ क्यों रही है, जब महायुति में जो जैसा दावा है कि सब कुछ ठीक ठाक है और सब लोग अच्छे से ये इस बात के लिए तैयार हो गए कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे अजित पवार के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जब ये दावा महायुति के यानी बीजेपी और एनसीपी की तरफ से किया गया है, तो फिर ऐसा क्यों है कि एकनाथ शिंदे को अभी भी मनाने की नौबत आ रही है? मनाने का काम फिलहाल कर रहे हैं शिवसेना शिंदे गुट के ही नेता, यानी उनके अपने ही विधायक और बाकी नेता ये काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये मनाने की जरूरत क्यों हुई, और जो ये विधायक भी पहुंच रहे हैं शिंदे जी को मनाने, तो आखिर ऐसा करने उन्हें बोल कौन रहा है? और अगर संजय राउत जो शिवसेना के यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद हैं, उनका कल एक बड़ा दावा था, उन्होंने ये कहा था कि एकनाथ शिंदे के नखरे और रूठने के पीछे दिल्ली की कोई महाशक्ति थी। यानी यहाँ पर संजय राउत ने ये साफ साफ बता दिया कि महाराष्ट्र का जो अभी समय खेल चल रहा है, उसकी डोर कहीं ना कहीं दिल्ली से वहां से संचालित हो रही है। जो दिल्ली में कोई महाशक्ति बैठी है जिसकी उंगलियों में डोर बंधी है, और महाराष्ट्र में ये सारा सियासी खेल रचा जा रहा है। तो ये सियासी खेल क्यों रचा जा रहा है? क्या बीजेपी के भीतर ही कोई नया भीतरघात होने की तैयारी हो रही है, या शिंदे गुट को तोड़ने की तैयारी हो रही है? ऐसे तमाम सवाल है। और इस बीच संजय शिरसाट की बात आपने सुनी, दीपक केसरकर एक और विधायक है शिंदे गुट के ही, उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको भी सुन लेते हैं। शपथ लेने वाले उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कल घोषणा की कि मैं भी शपथ लेना। एकनाथ शिंदे की तरफ से अभी तक कोई बयान क्लियर कट बोला है कि आपको आना चाहिए कैबिनेट में, उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारना चाहिए, और हम सबकी एक जिद है, आप नहीं होंगे तो कोई भी अंदर नहीं आएगा। तो उन्होंने पॉजिटिवली उसका विचार करने की मान्यता दी है, और वो मोदी साहब का बहुत सुनते हैं, मोदी साहब और शाह साहब का। वहाँ से एक मैसेज भी आ जाए तो इसमें कुछ दुरा नहीं है कि उनकी बात को कभी भी टालेंगे नहीं। जैसे उनका जब शपथ विधि था और दिल्ली से फोन आ गया फडणवीस साहब को कि आपको डीसीएम बनना है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। तो सेम पोजीशन है, चाहे हमारी पार्टी अलग हो लेकिन हमारे प्रिंसिपल्स एक है, हमारी सोच एक है। तो इसकी वजह से हमारे लिए भी लीडर वही है, मोदी साहब और शाह साहब। हमारे लिए अलग से लीडर नहीं है। हमारे यहाँ के सर्वोच्च नेता तो एकनाथ शिंदे जी है, उसके ऊपर तो मोदी जी का ही नेतृत्व और शाह साहब का नेतृत्व हम लोग मानते हैं।
सर आज कितने विधायक मंत्रिमंडल की शपथ ले सकते? जहाँ तक मैंने अनाउंसमेंट सुना है टीवी पे, मुझे कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि सीएम साहब और 2 डीसीएम साहब शपथ लेंगे। और मोदी साहब को भी बहुत कम समय रहता है, तो एक तो सब धार्मिक जो साधु संत है वो आ रहे हैं, तो नेचुरली उनका एक ये रहता है कि पहले जाके उनको मिलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय निकल जाएगा। फिर ये होना है पब्लिक की सोच ऐसी, अगर मोदी साहब आए तो उनके 2 शब्द भी सुनना चाहते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ था कि राष्ट्रपति अपने राज्यपाल के जाने के बाद, राज्यपाल महोदय के जाने के बाद उन्होंने एक स्पीच दिया था, ऐसा महाराष्ट्र में हो सकता है या नहीं, इसका तो वो डिसीजन फडणवीस साहब मोदी साहब से बात करके ले सकते हैं। सर जैसे कि बात खबर भी सामने आ रही कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं तो कुछ समय के बाद होगा। कब तक हो सकता है? नहीं, इसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए, ये सब चीजें होती है, ये अधिकार रहते हैं। असेंबली के पहले हो जाएगा? असेंबली के पहले तो होना चाहिए, क्योंकि असेंबली को हैंडल करने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है, मंत्रियों की जरूरत पड़ती है। हालांकि हम लोग इतने सारे थे, लेकिन हमारे पास राज्य मंत्री नहीं थे, तो हमारी भी बहुत भागम भाग होती थी, क्योंकि यहाँ पे 2 हाउसेस है, नीचे और ऊपर के हाउस का टाइम एडजस्ट करो। अगर राज्य मंत्री होते तो वो ऊपर के हाउस में जाते, हम नीचे के हाउस में जवाब देते। तो इस वक्त ये कमी बिल्कुल रही, लेकिन थोड़े तो मंत्री होने चाहिए। तो पहला जो विस्तार है वो अधिवेशन से पहले हो सकता है। सर जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उन्होंने शपथ ली थी, तब पहली कैबिनेट थी, वो पहले कैबिनेट में फटाक से एक निर्णय लिया था। आज देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले, कैबिनेट होंगी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, अजित पवार होंगे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। क्या लगता है कि कौन सा निर्णय ले सकते हैं? बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं, स्पेशली फार्मर्स के लिए ले सकते हैं। और अब तो हमारा अधिवेशन हो रहा है, तो जो हमने एक अनाउंसमेंट किया था 1500 से 2100 कर देंगे, जो लाड़की बहन योजना है उसको, तो उसके बारे में भी निर्णय लेके आगे चल के जब हमारा अधिवेशन शुरू हो जाएगा तो उसमें वो उसके लिए प्रोविजन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो दीपक केसरकर इनकी आप बात सुन रहे थे, अभी वो फ्यूचर प्लानिंग भी बता रहे हैं कि आगे और क्या क्या करेंगे जब सत्र शुरू हो जाएगा महाराष्ट्र विधानसभा का। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि क्या एकनाथ शिंदे आज डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, यही एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के लिए हम ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे ने फिर से पेंच जो है वो फंसा दिया है, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ नहीं लेते हैं, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद कार्यक्रम शुरू होना है, और अभी जब यही नहीं पता है कि वो शिंदे साहब डिप्टी सीएम बनते हैं या नहीं बनते हैं, और मान लीजिए अगर वो सरकार से पीछे हटने का फैसला करते हैं, तब महाराष्ट्र के सियासी समीकरण किस तरह बैठेंगे, क्या होगा महाराष्ट्र में बीजेपी का? इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी क्या बीजेपी खुद को हारा हुआ महसूस करेगी, या फिर कोई नया ऑपरेशन लोटस बीजेपी चलाएगी महाराष्ट्र में? आज इन्हीं सब सवालों पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, हम लोगों ने संजय शिरसाट की बात सुन ली, इस समय पहुंच रहे हैं ये सारे नेता वर्षा, जो एकनाथ शिंदे का आधिकारिक बंगला है, दीपक केसरकर, उन्होंने तो साफ साफ ये बोल दिया कि हमारे जो नेता हैं वो मोदी और शाह हैं। ठीक है, एकनाथ शिंदे को उन्होंने सर्वोच्च नेता बताया, लेकिन उनके ऊपर अब सर्वोच्च से भी उच्च कुछ होता है तो वो मोदी और शाह हैं, और वो ये बता रहे हैं कि वो जो कुछ कहेंगे वही हमको मंजूर है। और मान लीजिए मोदी शाह ये कहते हैं कि ठीक है, शिंदे जी नहीं बनना चाहते, डिप्टी सीएम ना बने, आप लोग हमारे साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया हमारी विचारधारा एक है। जब विचारधारा एक, आपके उद्देश्य एक, आप सरकार में एक, आपका गठबंधन एक, तो फिर क्या हर्ज है कि शिवसेना छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो जाए? क्या कुछ यहाँ पर लग रहा है शिंदे को बीजेपी ने फंसा दिया या बीजेपी ने शिंदे को फंसा दिया? अब देखिए, फिलहाल तो शिंदे ने फंसाया हुआ है, लेकिन दीपक केसरकर के बयान से लगता है कि शायद दीपक केसरकर ही जो हैं वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में दूसरे शिंदे बनना चाहते हैं, और ऐसा भी प्रतीत होता है, कुछ बयान से लग रहा है। तो अब क्या चल रहा है ये तो बीजेपी ज़्यादा बेहतर जानेगी और शिंदे बेहतर जानेंगे, लेकिन हम लोग जो देख पा रहे हैं वो यही देख पा रहे हैं कि शिंदे ने फिलहाल जो है वो पेंच फंसा दिया है, और बीजेपी अब अभी तक जो बच रही थी कि शिंदे के साथ वो खेल ना किया जाए, जो उद्धव ठाकरे के साथ किया था,
फिलहाल ना किया है, तो हो सकता है कि बीजेपी अब खेल भी करे और बाद में करे। चूँकि अभी खेल करने से बीजेपी को कोई फ़ायदा भी नहीं है कि अगर शिंदे नहीं भी आते हैं तो जाएं शिंदे अपने जहाँ जाना है उनको जाएं, अजीत पवार साथ में हो। और कल अजीत पवार ने साफ इशारा दे ही दिया कि भाई ये कुछ भी करते रहे, मैं तो सरकार में शामिल हो रहा हूँ, ये साफ साफ कह दिया। जब शिंदे कह रहे थे कि भाई अभी शाम तक का समय दीजिए, शाम को मालूम पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं हुआ, तो अजीत पवार ने साफ कह दिया एक तरीके से कि आप ये कहीं जाते हो शिंदे कहीं जाए, मैं सरकार में शामिल हो रहा हूँ। यानी सरकार तो महायुति की बन रही है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये जो गारंटी जो थी वो अजीत पवार ने दे दी। और यही संकट बीजेपी का, इसका एकनाथ शिंदे का था। उनके तमाम नेताओं के बयान आए थे पहले भी कि अजीत पवार की वजह से हमारी बार्गेनिंग पावर कम हो गई है, ये कहा गया शिवसेना की तरफ से। लेकिन अब दूसरा पेच जो है वो पेच ये है, और जिसको एकनाथ शिंदे भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और बीजेपी भी अच्छे तरीके से समझ रही है, और पेच ये है कि महाराष्ट्र में भले ही शिंदे इस समय जो है वो एक अलग थलग किए जा सकते हों, लेकिन दिल्ली में भी शिंदे के 7 सांसद हैं, और ये 7 सांसद दिल्ली में मोदी जी का काम खराब करने के लिए जो है वो काफ़ी समझे जा सकते हैं। क्योंकि अगर शिंदे के साथ कोई गड़बड़ करती है बीजेपी, तो शिंदे के साथ वो गड़बड़ नहीं होगी, उससे जो है वो सीधे सीधे कान खड़े हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू के, चिराग पासवान के और नीतीश कुमार के, और फिर बीजेपी के लिए दिल्ली जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो बीजेपी अगर शिंदे के साथ अभी कोई खेल नहीं कर पा रही है तो वो महाराष्ट्र की राजनीति बस नहीं कर पा रही है। अगर शिंदे के 7 सांसद नहीं होते तो बीजेपी अब तक कब तक जो शिंदे को उद्धव ठाकरे बना चुकी होती। तो जो कहा गया था पहले उद्धव ठाकरे, इनके शिंदे की गुट की तरफ से कि एकनाथ शिंदे जो है वो उद्धव ठाकरे नहीं है, वास्तव में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे नहीं है और हो भी नहीं सकते हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो लड़के जो है समय निकाला है, एकनाथ शिंदे नहीं लड़ सकते हैं। एकनाथ शिंदे को पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता में ही रह सकते हैं। तो लड़ाई जो लड़ना होती है वो लड़ाई जो है, जो विश्वासघात करके लोग आए होते हैं वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो शिंदे लड़ाई नहीं लड़ सकते। शिंदे इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि सरकार में उनको रहना है, तो मतलब उनको अगर अपनी राजनीति जिंदा रखनी है तो उन्हें सरकार में रहना होगा, बाहर रह के वो नहीं लड़ सकते। लेकिन वो ये भी समझ रहे हैं कि बीजेपी अभी वो खेल करने की स्थिति में नहीं है जो शिंदे के साथ कर सकती है, जो जिसकी आशंकाएं जताई जा रही हैं और जिसकी वजह से ये सारा जो पचड़ा फंस रहा है वो हो रहा है। शिंदे जो रूखे रूखे नज़र आ रहे हैं वो इसी वजह कि शिंदे समझ रहे हैं कि बीजेपी आज नहीं तो कल उनके साथ वो काम जरूर करेगी जो उसने एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे के साथ करवाया था। तो अब देखना ये है कि शिंदे ने जो पेच फंसाया है, और जिस तरीके से संजय शिरसाट कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होंगे तो हमारी तरफ से कोई नहीं होगा, दीपक केसरकर जो है कुछ और बात कह रहे हैं, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आपस में ही कुछ चीज़ें भी सामने आ रही हैं। लेकिन केसरकर जो एक बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे सर्वोच्च नेता जो है वो एकनाथ शिंदे हैं, तो सर्वोच्च नेता एकनाथ शिंदे, और फिर इसका मतलब ये भी है कि केसरकर भी एक बात तो साफ कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो सर्वोच्च नेता नहीं है महाराष्ट्र में, और वो कह रहे हैं कि वो महायुति के नेता जो है वो मोदी जी और अमित शाह जी हैं। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि दिल्ली को जो है वही निशाना बनाया जा रहा है और दिल्ली के ऊपर छोड़ा गया है कि दिल्ली जो है वो ठीक हो जाए। वैसे भी महाराष्ट्र मराठाओं की और दिल्ली की लड़ाई इतिहास में भी होती रही है, तो इस दिल्ली को संदेश दिया जा रहा है कि दिल्ली ठीक ठाक रहो, मराठाओं से लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश मत करो। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी बिल्कुल, मोदी ने या बीजेपी ने महाराष्ट्र संभाल लिया, लेकिन महाराष्ट्र संभालने के खेल में क्या दिल्ली का नुकसान कर लिया है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और इस समय एकनाथ शिंदे जो है वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प कार्ड उनके पास कहीं ना कहीं उनके स्लीव्स में है, जिसको वो आने वाले वक्त पर अगर चल देते हैं तो फिर बीजेपी की ये जो सारी बाजी उसने बिछाई है वो बिगड़ जाएगी। भरत गोगावले हैं जो शिंदे गुट के विधायक है, उन्होंने कहा है कि हमने एकनाथ शिंदे से नई सरकार का हिस्सा बनने का आग्रह किया क्योंकि इससे पार्टी और सरकार दोनों को फायदा होगा। और वहीं उदय सामंत, अभी थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे के एक और विधायक है, उनका ये बयान आया कि एकनाथ शिंदे की इच्छा से कहीं अधिक हम 60-61 विधायक ये चाहते हैं कि शिंदे सरकार में हमारा नेतृत्व करे, ये हमारा दृढ़ रुख है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए और ये शिवसैनिकों, विधायकों और सांसदों की इच्छा है। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो हम में से कोई भी सरकार में मंत्री नहीं बनेगा। तो ये उदय सामंत भी अपना अलग रुख दिखा रहे हैं। और इधर जो उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत ने एक जो बयान दिया अमरेंदु जी आज कि शिंदे एरा जो है वो खत्म हो गया है। और इससे पहले सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है उसमें ये लिखा कि एकनाथ शिंदे ने लगभग गिड़गिड़ाए वो अमित शाह के आगे कि मुझे 6 महीने के लिए सही, लेकिन मुझे आप मुख्यमंत्री बना दिए।
और अमित शाह ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और यह भी लिखा कि बड़ी बेरहमी से इस प्रस्ताव को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इससे गलत मिसाल कायम होगी, गलत निर्णय होगा और इसका प्रशासन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी नेतृत्व यानी अमित शाह ने कहा कि 6 महीने के लिए सीएम नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखिए, ये आप एक कैरिकेचर भी देख सकते हैं जिसमें कि गृह मंत्री के सामने गिड़गिड़ाए थे शिंदे, ये सामना में ही इस तरह से दिया हुआ है। और जाहिर है बाल ठाकरे का शुरू किया हुआ अखबार और वो बड़े कार्टूनिस्ट पैनी नजर रखते, उनकी भले विचारधारा हिंदुत्व की रही हो, लेकिन यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि किस तरह हिंदुत्व की विचारधारा से ही जुड़े ये सारे लोग आपस में इस समय किस तरह से सिर पटौगल में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अमित शाह की ये जो बात है जिसमें उन्होंने ये कहा कि इससे गलत मिसाल कायम होगी, यानी 6 महीने के लिए अगर हम आपको सीएम बनाते हैं तो। अमरेंद्र जी, सवाल ये है कि जब देवेंद्र फडणवीस को सुबह सुबह आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने भेज चुके थे और अजित पवार को भी उनके साथ उप मुख्यमंत्री बनाने भेजा था, तब क्या गलत मिसाल कायम नहीं हो रही थी? जब आपने पूरी सरकार अवैध तरीके से चलाई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये अवैध सरकार है, उसके बाद तब क्या ये नहीं थी, मतलब तब ये क्या गलत मिसाल कायम नहीं थी? और उस समय जो विधानसभा अध्यक्ष थे राहुल नार्वेकर, उनका भी एक बयान, आज एक महत्वपूर्ण बयान है, अगर वो बयान आ चुका है हमारे पास तो हम उसको सुन लेते हैं, फिर हम आपसे जवाब चाहेंगे कि गलत मिसाल की परिभाषा यहाँ पर क्या है। क्या कहते हैं राहुल नार्वेकर, सुनते हैं। नहीं, देखिए, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई खबर आई नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी मुझ पे जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। सर, आज कितने मिनिस्टर्स वोट लेने वाले हैं? ये इस सवाल का जवाब केवल केंद्रीय नेतृत्व दे सकता है और इसलिए मैं समझता हूं हमें किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार का स्थापना करना है हमें, और अच्छी सरकार बनेगी तो महाराष्ट्र को अच्छा न्याय मिलेगा, और इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। योग्य समय पर योग्य निर्णय लिया जाएगा। तुमचा मतदारसंघात कार्यक्रम होतोय, तयारी कशा प्रकारे झालेली आहे? तयारी कशा प्रकारे झालेली आहे आणि कोण कोण भाजपचे दिग्गज नेते या कार्यक्रमात? हा कार्यक्रम, शपथविधीचा कार्यक्रम जो आहे तो आमच्या कुलाबा विधानसभा मतदारसंघातल्या आझाद मैदान येथे होत आहे। अत्यंत दिमागदार असा हा सोहळा असणार आहे। राज्यातल्या जनतेला अभिमान वाटेल आणि संसदीय लोकशाहीला अत्यंत वाव देणारा असा हा कार्यक्रम इकडे आझाद मैदानवर होणार आहे आणि संध्याकाळी 5:30 वाजता हा कार्यक्रम होत आहे। त्यामुळे राज्यातील तमाम जनतेमध्ये प्रचंड उत्साह आहे आणि मला खात्री आहे की हा उत्साह येणाऱ्या 5 वर्षात अजूनही वाढेल आणि या सरकारकडनं ही जनता अत्यंत लोकउपयोगी असं कार्य करून घेईल। सर, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे आज शपथ लेंगे डेप्यूटी का? ये सरकार भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आरपीआई जैसे अन्य दलों को लेकर बन रही है। इस सरकार में जो इस महायुति के अलायंस पार्टनर्स हैं वो सब शामिल होंगे। तो अमरेंद्र जी, यहाँ राहुल नार्वेकर भी पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाए कि एकनाथ शिंदे बनेंगे कि या नहीं बनेंगे सीएम। वो ये कह रहे हैं कि महायुति के सब लोग और सारे दल एक साथ हैं, बहुत धूमधाम से आजाद मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी है। कोलाबा से वो फिर से विधायक चुने गए हैं और जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे तब उन्होंने किस तरह की भूमिका निर्वाह की, ये तो सब हमने देखा ही है। तो उनसे फिर से ये सवाल था कि आपको फिर अभी क्या वो विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं? उन्होंने कहा कि अभी मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसका पूरा मन से पालन करूंगा। और महाराष्ट्र को न्याय दिलाने की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये जो गलत मिसाल वाली बात थी, जो अमित शाह ने जिस तरीके से शिंदे की मांग को जो सामना के हिसाब से बेरहमी से ठुकराया, और यहाँ पर राहुल नार्वेकर का बयान, शिंदे का अभी भी फैसला न लेना, क्या सारी बातें, ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही उनकी जो उपलब्धियां हैं या जो उनका एक कार्यकाल है उस पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल समिता जी, देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण से पहले ही सरकार पे ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, और इस बार ग्रहण जो है वो एकनाथ शिंदे लगा रहे हैं। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक तो बात ये है कि जो देवेंद्र फडणवीस का जैसे बीजेपी ने और अमित शाह ने करा दिया था 12वीं के बाद इंटर, तो अब वो एकनाथ शिंदे तैयार नहीं है 12वीं के बाद इंटर करने के लिए, ये समझ में आ रहा है।
और जिस तरीके से संजय शिरसाट कह रहे थे कि वो 2.5 साल उन्होंने काम किया, सरकार ने किया, दिलों पर राज करते हैं, तमाम सारी बातें जो बताई जा रही थी, वो ये बताया जा रहा था कि बीजेपी को कि ये जो सरकार बन रही है ये देवेंद्र फडणवीस का काम नहीं है, ये काम एकनाथ शिंदे का है, उनकी वजह से सरकार बन रही है, तो इसलिए आप बेईमानी मत कीजिए, एक तरीके से कहा जाए सीधे सीधे हिंदी में, और आप एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए। और ये उनकी तरफ से साफ कह दिया गया कि अगर एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे तो हमारी तरफ से कोई भी इसमें सरकार में शामिल नहीं होगा। यानी एक साफ तो संकेत दे दिया गया है कि एकनाथ शिंदे अगर नहीं बनते हैं तो एक तरीके से देखा जाएगा तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस सरकार से बाहर होगी, और फिर वो इस सरकार से बाहर होकर क्या करती है ये देखना होगा। तो अब इसके बाद यानी रास्ते खुले रहेंगे। इसका मतलब ये है कि समिता जी, हम लोगों को भी आने वाले दिनों में बहुत सारी उठापटक जो है रोज़ हमको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में, अगर आज एकनाथ शिंदे इस सरकार में शामिल नहीं होते। अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि एकनाथ शिंदे जो इस सरकार में शामिल होने जा रहे हैं और उन्होंने इसके लिए अपनी रजामंदी दे दी है। अभी तक कम से कम ऐसी कोई सूचना हम लोगों के पास नहीं है, और अगर वो शामिल हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो कोई शिवसेना का नेता आकर बता देगा। इसलिए ये समझा सकता है कि शाम 5:30 बजे तक, जब तक कि ये एकनाथ शिंदे कहते हुए ना सुने जाएं डाइस पर आकर राज्यपाल के सामने कि मैं एकनाथ शिंदे, तब तक जो है मैं एकनाथ शिंदे को जो है वो यही समझा जाए कि एकनाथ शिंदे इस सरकार में नहीं है और इस सरकार पर ग्रहण लग चुका है। उसके बाद फिर एकनाथ शिंदे की जो रणनीति होगी वो देखनी होगी कि क्या होगी, और बीजेपी एकनाथ शिंदे से किस तरीके से निपटती है और देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से निपटते हैं। हो सकता है जो शिवसेना बात कह रही है कि उसमें दम भी हो कि दिल्ली के किसी बड़े नेता की शह जो है वो देवेंद्र फडणवीस इनको एकनाथ शिंदे को है। तो चूंकि ये तो खबरें लगातार आती रहती हैं कि देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, ये लोग जो है वो अमित शाह की राह में जो है वो कांटा बनते हैं अक्सर आकर के। ये इस तरह की चर्चाएं सत्ता के गलियारों में चलती रहती हैं। अब वो बीजेपी की क्या अंदरूनी राजनीति बीजेपी जाने, लेकिन इस तरह की जो चर्चा चलती रहती है, तो क्या अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को अपने लिए कोई खतरा मानकर चल रहे हैं और इसलिए एकनाथ शिंदे को अमित शाह बढ़ावा दे रहे हैं, ये सब जो है वो दूसरे लोगों की एक थ्योरीज हैं। तो थ्योरीज कितनी सही है कितनी गलत है वो अलग है, लेकिन जो साफ दिख रहा है वो ये तो साफ दिख रहा है कि एकनाथ शिंदे ने फिलहाल पेच फंसाया हुआ है और देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने फंसाया हुआ है। और फिलहाल अगर देखा जाए शाम को 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस भले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें, लेकिन इस सरकार पर ग्रहण की शुरुआत जो है वो आज से हो गई है। लगता है कि ये 5 दिसंबर का मुहूर्त जो निकलवाया गया वो ठीक से पंजत से नहीं निकलवाया गया, ऐसा समझ में आ रहा है। जी, आज गौ माता की पूजा भी देवेंद्र फडणवीस के घर पर हो गई। उन तस्वीरें आई थी गाय ले जाते हुए। उससे पहले वो सुबह सिद्धि विनायक मंदिर भी हुआ है, आशीर्वाद उनको मिल गया है। आज उनके शपथ ग्रहण समारोह में करीब 400 साधु संत भी मौजूद रहेंगे, ऐसा भी बताया जा रहा है। और आज ये तय है कि मैं देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस, ये कहते हुए देवेंद्र फडणवीस जो है वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। और इसके लिए उनको बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी के तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता, ये सब पहुंच रहे हैं और सब बहुत खुशी जता रहे हैं। सवाल यही है कि ये खुशी कितने देर की है और एकनाथ शिंदे के रहते क्या वाकई बीजेपी भीतर से खुश हो पाएगी, और खुद एकनाथ शिंदे जो हैं वो अब अपनी राजनीति को कैसे आगे बचा पाएंगे, क्योंकि संजय राउत की माने तो शिंदे एरा जो है वो खत्म हो गया है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के अभी के हाल पर, क्योंकि वो ऐसा रह गया कि ना इधर के रहे ना उधर के, मतलब ना खुदा मिला ना विसाले सनम वाली जो बात होती है, एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ भी नहीं आ पा रहा है। वो गृह मंत्रालय चाहते थे, अभी तक ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्रालय भी उनको नहीं मिल रहा। वो शहरी विकास मंत्रालय चाहते हैं क्योंकि वो भी एक पावरफुल मिनिस्ट्री मानी जाती है, पोर्टफोलियो है, लेकिन पता नहीं वो भी उनको मिलेगा कि नहीं। और अब बीएमसी चुनाव भी अगर होंगे तो उसमें अगर शिंदे को दरकिनार कर दे बीजेपी और कोई बड़ा खेल कर दे तो फिर शिंदे का क्या होगा राजनीतिक भविष्य, इन सब को लेकर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, एक बार उसको सुनते हैं। देवेंद्र फडणवीस वोट लेंगे सीएम, और जब वो शिंदे और अजीत पवार के साथ थे तो उन्होंने बोला कि हम तीनों मिलकर सरकार चलाएंगे, पर शिंदे ने इसके कोई जवाब नहीं दिया है। बात ऐसी है कि अब शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं, ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है,
बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। उसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और कल से ये गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे। ये अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं और सरकार चलाने की भाषा करते, उसमें महाराष्ट्र का हित कुछ नहीं है। लेकिन जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं उसके खिलाफ राज्य की जनता गांव-गांव में सड़क पर आई है कि हमें ये नतीजे, ये निर्णय मंजूर नहीं है। फिर भी राज्यों को मुख्यमंत्री मिल रहा है, आज शपथ लेंगे, हम उनका अभिनंदन करते हैं और आने वाला जो समय आपको मिलेगा उस पद पर बैठने का, आप महाराष्ट्र के हित के लिए काम करिए। इतना मैं कहूँ। बात ऐसी है कि एक प्रोटोकॉल, एक राष्ट्रीय शिष्टाचार होता है, सबको बुलाया जाता है, देख लेंगे शाम तक। सर एक सवाल और है कि तो यहाँ पर अमरिंदु जी, जो संजय राउत देख पा रहे हैं कि कल से महाराष्ट्र में गड़बड़ी की शुरुआत हो जाएगी। जाहिर है बीजेपी के भी जो एकदम जो कहना चाहिए खाटी राजनेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं और राजनीतिक उठापटक के माहिर लोग हैं, उनको भी ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो बीजेपी अभी से इस जो गड़बड़ को रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है, और जो ये दावा है कि शिंदे अब कभी भी नहीं बन पाएंगे महाराष्ट्र के सीएम, तो बिना किसी एक महत्वाकांक्षा के या बिना किसी गोल के, मिशन के, क्या एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के साथ बने रहेंगे या फिर उनके लिए कोई वापसी का रास्ता तैयार है, या महाराष्ट्र में किसी और किस्म का खेल जो है आने वाले वक्त में हम लोग देखने वाले? देखिए, अब अगर एकनाथ शिंदे को बीजेपी से अपने अपमान का बदला लेना है तो शिंदे को फिर अब घर वापसी करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री का तो पद छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिलहाल तो एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, और दूसरी तब भी आएंगे तो दूसरी तब वाले भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप एक बार विश्वासघात कर चुके हैं, ये तो साफ है। लेकिन अब शिंदे को तय करना है कि उनका लक्ष्य पहला क्या होगा, अपने सम्मान को बचाना या फिर बीजेपी की चाकरी करना, ये अब उनको तय करना है। फिलहाल जो लग रहा है, जो संजय राउत कह रहे हैं, वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि शिंदे के सामने जो रास्ता यही है कि या तो बीजेपी की चाकरी करें वरना फिर लौटकर घर वापसी करें। अब यही दो रास्ते उनके सामने बचते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब हो सकता है कि शिंदे इसी उधेड़ उनमें हो, कुछ सूत्र तलाश रहे हों। जिस तरह की बातें चल रही थी कि शरद पवार के साथ उनका संपर्क है और शरद पवार जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनको ले आया जाए और अजीत पवार को भी ले आया जाए और फिर बना दिया है, लेकिन अजीत पवार की जितनी महत्वाकांक्षाएं उसके चलते फिलहाल अभी ये नहीं लग रहा कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे एक साथ आ सकें। और ये भी हो सकता है कि शरद पवार से एकनाथ शिंदे ने कोई बातचीत की हो और वो बातचीत किसी नतीजे तक पहुँचती उससे पहले ही अजीत पवार ने खेल कर दिया। चूँकि अजीत पवार तो दिल्ली आ गए थे मिलने के लिए, एकनाथ शिंदे नहीं आए थे, वो अपने गांव चले गए थे, बीमार हो गए हैं। तो यानी अजीत पवार तो दिल्ली आकर बातचीत कर गए, तो एकनाथ शिंदे को सूचना मिल गई कि अजीत पवार खेल कर चुके हैं, तो अब दूसरी तरफ जाना अभी खतरे से खाली नहीं है, बीजेपी फिर पार्टी तोड़ेगी। तो यानी संभल के जो है कदम उठाया है अभी एकनाथ शिंदे ने, लेकिन ये संभला हुआ कदम कब तक संभला रहेगा ये देखना होगा। क्योंकि अगर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ वही खेल किया जो कि वो करेगी, जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था, तब एकनाथ शिंदे क्या मुंह दिखाएंगे। एकनाथ शिंदे को अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो संजय राउत जो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का एरा ख़त्म हो गया, इस बात में दम नज़र आता है। इसलिए एकनाथ शिंदे को अगर बीजेपी से अपने अपमान का बदला लेना है तो एकनाथ शिंदे को कदम अभी उठाना पड़ेगा, वरना फिर चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या हो, जो कहावत है। तो फिर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद एकनाथ शिंदे के पास पछताने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। राजनीति भी समाप्त हो जाएगी, सम्मान तो जा ही चुका है। बिल्कुल, राजनीति भी उस पर ही बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ही कहा था कि हमारा सीएम फेस तो यहाँ बैठा हुआ है, और उस समय एक ये माना जा सकता है कि जिसको एक और मुहावरा है कि चने के झाड़ पर चढ़ाना, तो एकनाथ शिंदे को चने के झाड़ पर बड़ी खूबसूरती से बीजेपी ने चढ़ा दिया कि जो हो तुम ही हो और तुम्हारे कारण ही देखो तुम ही चेहरा होगे हमारा और नेतृत्व करोगे। और उन्होंने भी ये मान लिया था कि मैंने एक बार बीजेपी को मैं सत्ता में लाने में कामयाब हुआ तो बीजेपी इसका इनाम मुझे जरूर देगी। लेकिन वो भूल गए कि उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी ने क्या किया, और हो सकता है सत्ता के गुमान में एकनाथ शिंदे ने तब इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब उनको इसका एहसास हो रहा होगा
और वही देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएम का चेहरा बताया था, जब ये कल अनाउंस हुआ कि वो बनेंगे अब विधायक दल के नेता, जब उनको चुन लिया गया तो उनके घर के बाहर उनके समर्थकों ने नारे लगाए, कोई नहीं था टक्कर में, क्यों पड़े थे चक्कर में, इस तरह के नारे। मतलब ये था कि पहले ही तय है कि इन्हीं को बनना था, आप किन चक्करों में पड़े हुए। तो एकनाथ शिंदे को लगातार बीजेपी संकेत दे रही। दूसरी बात, कल जो बैठक हुई उसमें भी बीजेपी के पास है 132 विधायक, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 135 विधायक हैं, यानी वो निर्दलीय जो उनको समर्थन दे रहे हैं या दूसरे छोटे दलों के लोग, उनका भी उन्होंने अपने उनकी गिनती शुमार कर ली और बता दिया कि हमारे पास 135 विधायक हैं, यानी हम आपके बिना भी सरकार बनाने में सक्षम है। थोड़े से और विधायक चाहिए, वो भी अजित पवार के कारण मिल रहे हैं। यानी एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो ना हो, बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एकनाथ शिंदे की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है, ये अब महाराष्ट्र में दिखना शुरू हो गया। अमरेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत में आपने दिल्ली का जिक्र किया था, अब एकनाथ शिंदे क्या उस मतलब जैसे घायल सांप की तरह क्या पलटवार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अब मैंने यहाँ पर चोट खाई है लेकिन बदला मैं दूसरी जगह ले सकता हूँ। क्या दिल्ली में बदला लेने पर आ गए अगर एकनाथ शिंदे, तब क्या दृश्य बन सकता है, क्या सियासी तस्वीर उभर सकती है? क्योंकि दिल्ली में खुद चिराग पासवान इस बात को जानते हैं कि कैसे उनके चाचा को एक समय मोदी ने अपने साथ कर लिया और उनको दूर कर लिया। नीतीश कुमार जानते हैं कि किस तरह का खेल कर सकते हैं मोदी। चंद्रबाबू नायडू भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सारे लोग बीजेपी की रणनीतियों से वाकिफ हैं, अभी सत्ता के लिए साथ में हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे अगर कोई पहल करते हैं तब क्या हम कोई नया खेल पलटते हुए देखते हैं यहाँ पर? देखिए समिता जी, आज की स्थिति में तो एकनाथ शिंदे अभी कोई चुनौती देने की स्थिति में तो नहीं है, दिल्ली में भी अभी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी चुनौती देने के लिए उनको फिर लौट के घर वापसी करनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले एकनाथ शिंदे के अलग हो जाने से भी दिल्ली की सरकार नहीं गिर रही है। दिल्ली की सरकार तभी गिरेगी जब एकनाथ शिंदे का साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दें। लेकिन अगर ये पहल एकनाथ शिंदे करते हैं तो उस पहल में उनके साथ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नहीं आएंगे। लेकिन अगर बीजेपी शिंदे के साथ कोई खेल करती है, ऐसी स्थिति में शिंदे फिर दिल्ली में खेल करने की स्थिति में होंगे, तब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सतर्क हो जाएंगे और फिर वो एकनाथ शिंदे के साथ आ सकते हैं। तो यानी कि एकनाथ शिंदे भी ये प्रयास मतलब ये कर रहे हैं कि पहले चाल जो है वो बीजेपी को चलने दी जाए, पहला पासा जो है बीजेपी को फेंकने दिया जाए, पहला पासा शिंदे की तरफ से ना फेंका जाए। मुझे लगता है शिंदे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी अपना पहला पासा फेंके और बीजेपी की धैर्य की सीमा समाप्त हो जाए और बीजेपी जो है वो कोई तोड़फोड़ करने की कोशिश शिंदे के साथ करे। जैसा कि दीपक केसरकर के बयान से एक हल्का सा संकेत मिलता है कि कोई दूसरा शिंदे जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में तैयार करने की दिशा में भी बीजेपी काम कर रही है। दूसरा, बीजेपी का ये कहना है कि उसके पास 135 विधायक हैं, यानी 3 निर्दलीयों को जोड़कर ये कहना, ये संकेत दे दिया कि बिना एकनाथ शिंदे के भी सरकार बन जाएगी। वो तो बन जाएगी, बिना उनके भी अजीत पवार भी अलग हो जाए तब भी सरकार बन जाएगी। चूंकि अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं आते हैं तब भी वो बहुमत अपना साबित कर लेंगे, क्योंकि तब भी जो है वो ये महाविकास अघाड़ी के साथ अगर नहीं आएंगे तो भाई 144 से अगर 135 9 सीट तो कम है, तो 9 तो इंतजाम वो किसी तरीके से कर ही देंगे फिर। तो ये मतलब सरकार तब भी चलती रहेगी, भले ही अल्पमत की सरकार चलती रहे। तो आज की स्थिति में एकनाथ शिंदे जो है वो कुछ इस तरीके का खेल करने की स्थिति में नहीं है। ये खेल करने के लिए, दिल्ली में कोई खेल करने के लिए उनको इस बात का इंतजार करना होगा कि बीजेपी उनके साथ महाराष्ट्र में कोई खेल करे, और जब बीजेपी उनके साथ महाराष्ट्र में कोई खेल करेगी तब शिंदे जो है वो दिल्ली में जाकर खेल कर सकते हैं और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और चिराग पासवान ये सतर्क होंगे, तब वो इनके साथ आ सकते हैं। और फिर एक कोई हम तीसरा मोर्चा इंडिया गठबंधन के अलावा कोई मोर्चा हम बनता हुआ देख सकते हैं, या इन सबको इंडिया गठबंधन में हम शामिल होते हुए देख सकते हैं, तब जाकर दिल्ली पे कोई खतरा मौजूद होगा। तो अभी एकनाथ शिंदे इस बात को भांप रहे हैं अच्छी तरीके से कि पहला दांव एकनाथ शिंदे को नहीं चलना है। इसी तरीके से रूठने और मनाने का सिलसिला चलता रहा, एकनाथ शिंदे रूठे रहे और इस रूठने की वजह से बीजेपी आज आ जाए उनके रूठने से और बीजेपी उनके साथ कोई महाराष्ट्र में खेल करे। शिंदे इस बात का इंतजार कर रहे हैं। शिंदे के सामने इस समय पहली प्राथमिकता जो है अपने 57 विधायकों को बचाकर रखने की नहीं है, उनको अपने 7 सांसदों को बचाकर रखने की है। तो शिंदे का सारा ध्यान अपने 57 विधायकों पर नहीं, अपने 7 सांसदों पर है, क्योंकि ये 57 विधायक अब शिंदे के किसी काम के नहीं है। शिंदे के काम के वो 7 सांसद हैं जो लोकसभा में बैठे हुए हैं। तो शिंदे का सारा ध्यान अब 57 पर नहीं 7 पर है।
बीजेपी अगर कोई खेल करेगी, चाहे वो 7 के साथ करे या 57 के साथ करे, तब बीजेपी जो है वो पहला दांव चलेगी और उसके बाद अगला दांव जो है वो शिंदे चलेंगे, तब दिल्ली में कोई खेल होगा और शिंदे का कोई खेल कामयाब हो सकता है। सर जी बिल्कुल, टॉस बीजेपी ने जीत लिया है, वो बैटिंग करती है, बॉलिंग करती है, किस तरीके से खेल को आगे बढ़ाती है, ये इंतजार इस समय शिंदे कर रहे हैं। और शिंदे भी अकेले अभी कुछ नहीं कर सकते, एक तो दूसरे राजनीतिक दल जो एनडीए के सहयोगी हैं उनका साथ आना जरूरी है, और उसके अलावा ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सब के पास जो फाइलें दबी हुई हैं, असली खेल तो वहां से भी बीजेपी का चलता है। तो ये भी एक देखने वाली बात है। और इस बीच महाविकास अघाड़ी वहां पर वो भी महाराष्ट्र में इस समय पूरे जो घटनाक्रम है उस पर नजर रखे हुए हैं। और रमेश चेन्नीथल्ला जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आज के पूरे घटनाक्रम पर, सुन लेते हैं रमेश चेन्नीथल्ला को। The Mahayuti is fooling the people of Maharashtra. 11 days they couldn't even form a cabinet. Today is a swearing. Till now they had not decided about the ministers and deputy chief ministers and their portfolios. This is definitely a mockery on the people of Maharashtra. Nobody is celebrating the victory of BJP and Mahayuti in Maharashtra. Because people doesn't want such a government. And there are so many discrepancies in this election. Already we are submitted to the election commission. So nobody is celebrating the victory of Mahayuti. So people are not happy with it. I think that this government has failed in fulfilling their promises. In shortly you will understand that also. कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथल्ला कह रहे हैं कि महायुति जो है वो महाराष्ट्र के लोगों को बेवकूफ बना रही है, मूर्ख बना रही है। और वो ये बोल रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ियों की बात तो उन्होंने की है, और उसके साथ साथ ये भी बताया कि आज शपथ ग्रहण है, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम कि कैबिनेट में कौन होगा, और तमाम सवाल जो जरूरी उन्होंने उठाए हैं। यानी अभी तक ये जो बीजेपी इस बात पर खुश थी कि ये महागठबंधन को इतनी सीटें भी नहीं मिली कि वो विपक्ष का नेता अपना चुन सके, बना सके, लेकिन यहाँ पर महागठबंधन जो है वो ये बता रहा है कि उसकी सारी इस पर नजर है और वो अपनी आपत्तियों को उठाती रहेगी। और जो चुनावी गड़बड़ियों की बात की तो अमलेंदु जी उत्तम जानकर, जिनके बारे में अभी तक जो मालशेरस के जो विधायक हैं उन पर अब एफआईआर, मतलब उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने जो मरकरवाड़ी में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का वो किया था, वो रद्द हो गए थे, वो चुनाव नहीं कराया था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। ये एक नया डेवलपमेंट। और इधर अकोला जिले में भी बालापुर क्षेत्र के तुलजापुर गांव में और पातुर तहसील के बेलतला गांव में भी कल शायद यही निर्णय लिया गया कि 6 तारीख को वहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। और वो बैलेट पेपर से चुनाव इस तरह की 2 पेटियां रखी होंगी, एक में मोदी फडणवीस की फोटो, दूसरे में उद्धव ठाकरे, राहुल और शरद पवार की। ये तो 2 फोटो लगी होंगी और इसमें आपको केवल बैलेट पेपर नहीं डालना, नाम की पर्ची डालना, और जिसको ज्यादा मिल जाए वो हम मान लेंगे। ये इस तरह का फैसला इन लोगों ने लिया है। यानी आपने मरकरवाड़ी में मतदान रुका दिए, लेकिन और मामले दर्ज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के लोग जो हैं इस बात से उनको आपत्ति है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है और उस गड़बड़ी को एड्रेस नहीं करने दिया जा रहा। और इधर ये जो बीजेपी का जो खेल चल रहा है, शिंदे बीजेपी का आपस में जो सत्ता का खेल है, इन सारी बातों में क्या मोदी की साख पर, बीजेपी की साख पर चोट पड़ती हुई आपको नजर आ रही है अमलेंदु जी? देखिए सर्मित्रा जी, मोदी और बीजेपी की साख तो 4 जून 2024 को ही समाप्त हो चुकी थी, और उसके बाद जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव परिणाम आए और अब महाराष्ट्र को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, तो ये साख तो खत्म हो चुकी है। बीजेपी भी अच्छे तरीके से समझ रही है और बीजेपी के नेता भी समझ रहे हैं कि ये जो भी हरियाणा में हो चाहे महाराष्ट्र में जो भी जनादेश मिला है, ये जनादेश नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है। इसको बीजेपी के लोग भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और इसलिए वो विश्वास जो है वो बीजेपी के लोगों की बातों में नहीं दिखाई पड़ता जो 4 जून
2024 से पहले दिखाई पड़ा करता था, जो 400 पार का नारा लगाते हुए दिखाई पड़ता था। तो वो 132 सीटें महाराष्ट्र में जीतने के बाद भी इस तरीके का दिखाई नहीं पड़ रहा। और सरकार बनने में अगर देरी हो रही है, 10 दिन की देरी होती है, तो इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये चीज़ें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। अब मोदी और शाह क्या करते हैं, मोदी की किस तरीके से छवि बचाई जाती है, किस तरीके से बचाई जाती है। अब मोदी जी तो चले गए थे महाराष्ट्र से भी, आखिरी समय में विदेश यात्रा पर चले गए थे, इसी तरीके से चले गए थे हरियाणा के चुनाव में। तो अगर ये जीत कर आ रहे हैं तो इसीलिए तो एकनाथ शिंदे का दावा ज़्यादा बनता है कि भाई मोदी जी और शाह जी, आप लोग तो चुनाव छोड़कर बीच में चले गए थे। अमित शाह चले आए थे मणिपुर के नाम पर, मोदी जी चले गए थे विदेश। तो चुनाव तो एकनाथ शिंदे के नाम पर जीता, तो फडणवीस कैसे बन जाएंगे मुख्यमंत्री? इसीलिए शिंदे का दावा बनता है और इसीलिए शिंदे अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो यही जो उठापटक है, ये बीजेपी को नीचे गिराएगी। और जनता भी महाराष्ट्र की जो कह रही है, अगर ये जनादेश भी है, अगर इसको यही मान लिया जाए, अगर ये जनादेश भी है, तो ये जनादेश नरेंद्र मोदी, अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस के नाम पर नहीं है। अगर ये जनादेश है तो ये एकनाथ शिंदे के नाम पर है। हालांकि विपक्ष का आरोप ये है कि ये जनादेश है ही नहीं, ये मशीनों के जरिए, राजीव कुमार जी के जरिए ये तैयार किया गया है, ये विपक्ष का आरोप है। और इसीलिए अगर जनता, सुमित्रा जी कह रही है कि हम खुद वोट डाल के देखेंगे किसको दिया, इसका मतलब एक तो बात साफ है सुमित्रा जी कि जिस गांव के लोग ये तय कर रहे हैं कि हमको ये वोट डालना है, उस गांव में अधिकांश लोगों की राय होगी कि हमने तो वोट जो था वो महाविकास अघाड़ी को दिया था, ये महायुति के खाते में कैसे चला गया। तो इसलिए वो कर रहे हैं। और अगर एक गांव नहीं, अगर 3 गांव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये चीज़ें अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं और लोगों के मन में संशय पैदा हो रहा है। ये आम जनता के मन में संशय पैदा हो रहा है। इसके लिए कोई महाविकास अघाड़ी किसी को नहीं उकसा रहा है। उसके आरोप अपनी जगह पे किस तरीके से हुआ, लेकिन जो वोट हम डालकर आए और हमारा वोट सही जगह नहीं गिना गया, ये चिंता आम मतदाता को हो रही है। तो आम मतदाता के साथ चुनाव आयोग किस तरीके से छेड़ कर सकता है, ये सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विपक्ष का भी आरोप था और अब आम जनता का भी एक ही आरोप है, एक तरह से कहना चाहिए चुनाव आयोग पर, कि उसने गड़बड़ी कराई है। बीजेपी के हक में सत्ता तो चली गई, लेकिन अब उस सत्ता को बीजेपी किस तरह से संभाल पाएगी, ये एक नया सवाल इस समय एकनाथ शिंदे ने खड़ा कर दिया है। अब से 2-2.5 घंटे बाद एकनाथ शिंदे मुंबई के आजाद मैदान में जब पहुंचते हैं, तो क्या वो सीएम पद की शपथ लेंगे? क्योंकि मेरा ख्याल है जो कार्ड छपा है उसमें उनका नाम नहीं है, क्योंकि अभी तक तय ही नहीं है कि वो एकनाथ शिंदे बनेंगे या नहीं बनेंगे। और अगर एकनाथ शिंदे के सामने दुविधा ये भी है कि अगर वो खुद सीएम, डिप्टी सीएम नहीं बनते, अपनी पार्टी से किसी को बनाते हैं, तो जाहिर है अपने हाथों से वो अपने लिए अपनी कुर्सी को जो है तोड़ने की वो पहल कर लेंगे। अगर वो अपने बेटे को इसके लिए आगे करते हैं तो परिवारवाद का उनके ऊपर ठप्पा लग जाएगा। तो वो उनके सामने कई सारी दुविधाएं हैं एकनाथ शिंदे के सामने, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ा सवाल कि वो इस सरकार में बने रहकर कैसे बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो देखना होगा कि आज शाम, अब से 2-2.5 घंटे बाद क्या कुछ होता है महाराष्ट्र का सियासी समीकरण, क्या होती है वहां की सियासी तस्वीर, और किस तरह से आज शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अगर अपनी ताकत दिखाती है तो आने वाले वक्त में उसकी वो ताकत कितनी बरकरार रहती है। कमलेंदु जी, आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।